गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बेनामी लॉ प्रोविजंस डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2022 की जजमेंट को जो है वो सेट असाइड किया है, जिसमें कि कुछ प्रोविजंस को बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। बेनामी का मतलब क्या हुआ, आपको नाम से समझ आ रहा है, बिना किसी नाम का। ठीक है, तो कोई भी असेट जिसका कोई लीगल ओनर नहीं है या फिर कोई फिक्टिशियस ओनर है, उसे हम बेनामी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे मूवेबल, इमूवेबल, जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन की जो है वो एक्वायर की हो बाय वे ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। और इसको पहली बार 1988 के एक लॉ के द्वारा जो है प्रोहिबिट किया गया था, ताकि लोगों को रोका जा सके कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस या डिसऑनरेबल पर्पसेस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें वो एंगेज ना हो। तो सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो लीगल राइट जो है ओनरशिप क्लेम करने का बेनामी प्रॉपर्टी में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। आप किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हो, सिर्फ इसलिए कि आप अपने नाम पर उसे नहीं ले सकते, वरना आप नज़र में आ जाओगे, और तो आप उसकी ओनरशिप बाद में क्लेम नहीं कर सकते, वो उसी पर्सन के नाम पर रहेगी फिर। ठीक है, तो कोई भी रूल्स उसके लिए लेकिन एनैक्ट नहीं किए गए। 1988 की गवर्नमेंट में, उस समय गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये एक्ट तो बनाया, पर उसके ऊपर कोई रूल्स ही नहीं बनाए, ताकि वो एक्ट कभी जो है वो लागू ही ना हो सके। और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, मतलब लगा लो 20 साल 30 साल तक, उसके ऊपर कोई रूल ही नहीं बनाए, ताकि वो एक्ट जो है वो कभी जो है वो इन्फोर्स हो ही ना सके। 2016 में जो है गवर्नमेंट, जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो 2016 में उन्होंने जो है उसमें अमेंडमेंट्स की और रूल्स बनाए। तो मतलब 1988 से लेकर 2016 तक वो लॉ जो है वो ऑपरेशनल ही नहीं था। ठीक है, तो बेनामी ट्रांजैक्शंस जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, उसमें प्रॉपर्टी को जो है डिफ़ाइन किया गया कि बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। बेनामीदार कौन होता है? बेनामीदार बेसिकली वो फिक्टिशियस पर्सन है जिसके नाम पर आप प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर लेते हो या फिर ट्रांसफ़र कर देते हो। जो टर्म प्रॉपर्टी है उसको बहुत ही वाइड कर दिया गया। मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, हर तरह की प्रॉपर्टी उसमें कवर कर दी गई। और अथॉरिटीज़ को जो है बहुत ही वाइड पावर्स दी गई, डिस्कवरी करने की, इंस्पेक्शन करने की, एनफोर्स करने की, किसी भी पर्सन के अटेंडेंस, लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी जो है वो अथॉरिटीज़ को देखने की, और एविडेंस ऑन एफिडेविट्स लेने की। ये बहुत वाइड पावर्स दे दी गई गवर्नमेंट द्वारा। एक्ट ने बेसिकली अथॉरिटीज़ को प्रोविजनली अटैच करने को कहा प्रॉपर्टीज़, और अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी हो जाती है तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी। पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हार्श रखे गए, लगभग 7 साल तक की सज़ा रखी गई। 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो फ़ाइन रखा गया। तो 2016 में जो अमेंडमेंट हुई वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की गई, मतलब 1988 से लेकर 2016। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमने लॉ तो ये 1988 में बना दिया था, चाहे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसके ऊपर रूल ना बनाए हो, तो इसलिए हम इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उसको 1988 से लागू कर रहे हैं। मतलब किसी ने 1998 के बाद या 1990s में अगर बेनामी प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट लगेगा और उसकी भी प्रॉपर्टी ऐसे जब्त की जाएगी। दिसंबर 2019 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे लॉ को जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड करते हुए कहा कि सेक्शन 3 क्लॉज 2 और सेक्शन 5 ऑफ एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगा रहे हो आप, 1988 से लेकर 2016 के बीच में भी लगा रहे हो। और सेक्शन 5 जो है एक्ट का, उसमें आप प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने को कह रहे हो जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन की है, और उसकी आपने बहुत ही वाइड जो है वो डेफिनेशन रख दी है। ठीक है, तो कोर्ट ने कंसर्न्स भी दिखाए कि ऑफिशियल जो है उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के अंदर, बहुत ही एक्सटेंसिवली ये पनिशेबल लॉ है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अब जो है रिव्यू पिटीशन फाइल किया 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, और ये कहा कि 2022 का जो वर्डिक्ट है वो 2016 की जो अमेंडमेंट्स है, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिवली या फिर प्रोस्पेक्टिवली लगनी चाहिए, उसको छोड़कर उससे आगे की जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है आगे बढ़कर जजमेंट दे दिया है। ठीक है, जिसमें सेक्शन 5 को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो अब उसी के ऊपर जो है कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन अलाउ की है, और मैटर को दोबारा से जो है वो एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के सामने रखा जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जो है वो लीगल डिस्प्यूट में जो है वो एक तरह से एड्रेस किया जाएगा।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइल्ड बेट्रोथल्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड बेट्रोथल्स होते हैं जो, वो एक क्लेवर प्लॉय होते हैं पनिशमेंट को अवॉइड करने का अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, और ये बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, ऑटोनॉमी और चाइल्डहुड को ये वायलेट कर रहे हैं। तो ये 3 जज बेंच ने कहा है कि ये जो है करंट एंटी चाइल्ड मैरिज लॉज जो हैं वो क्लियर नहीं है ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड बेट्रोथल्स। तो कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा है कि इसको एक्सप्लिसिटली आउटलॉ किया जाए, और जजमेंट ने ये भी कहा कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन देना, कंपनसेशन स्कीम देना विमेन को या फिर गर्ल्स को बेसिकली, ताकि वो चाइल्ड मैरिज से बाहर आ सकें, और एक कैंपेन चलाएं चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस का, ठीक है। तो चाइल्ड बेट्रोथल क्या होते हैं? बेसिकली एक इंडिया में प्रैक्टिस होती है कि आप जब बच्चे होते हैं छोटे, तो उसमें ही फैमिलीज़ जो है वो डिसाइड कर लेती है कि इन दो बच्चों की जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी शादी कर दी जाएगी। उसमें ऑफ कोर्स उसी टाइम शादी नहीं की जाती है, लेकिन एक कमिटमेंट दी जाती है कि फॉर्मल मैरिज जो है जब वो बड़े हो जाएंगे तो तब हम कर देंगे इसमें, ठीक है। तो एक्चुअल मैरिज जो है उसको डिले किया जाता है, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो शादी की जाती है, लेकिन उसमें कमिटमेंट दे दी जाती है उसी टाइम पर, बचपन में ही उनके बिटवीन फैमिलीज़, कि ये दो बच्चों की शादी जब ये बड़े हो जाएंगे तो की जाएगी। तो इसमें आपका चॉइस तो ख़त्म हो गया। जो बच्चे हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका चॉइस ख़त्म हो गया, क्योंकि आप उनकी फैमिलीज़ तो पहले से ही कमिटमेंट दे चुकी हैं। तो एक तरह से ये प्रीलिमिनरी स्टेप है आपके चाइल्ड मैरिज करने का, ठीक है, जिसमें चाइल्ड मैरिज तो की नहीं जा सकती, तो उसमें क्या किया जाता है कि शब्द दे दिए जाते हैं और बाद में जो है वो शादी कर दी जाती है। तो चाइल्ड बेट्रोथल्स जो है वो स्पिरिट ऑफ जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, है ना। अब चाइल्ड मैरिजेस अगर हम इंडिया में देखें, 1 in 5 गर्ल्स और 1 in 6 बॉयज़ स्टिल जो है वो अभी भी लीगल एज ऑफ मैरिज से कम में उनकी शादी हो जाती है। ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट मणिपुर में जो है प्रेवलेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो चाइल्डहुड में जिनकी मैरिज हुई है वो लगभग 12 मिलियन पर ईयर चल रही है एज़ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट। लेकिन जो है चाइल्ड मैरिज से एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर, ठीक है। तो अभी इसमें इंडिया में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जो कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन और अदर राइट्स। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 है, जिस बिल है 2021, जिसमें कि मैरिज एज ऑफ विमेन को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रोविज़न है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने और भी इसके लिए जो है कुछ ना कुछ जो है पॉलिसीज़ लाए हैं ताकि गर्ल चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें कि पेरेंट्स को कहा जाता है कि वो फंड्स बिल्ड करें अपने बच्चों की या फिर अपने गर्ल चाइल्ड की फ्यूचर स्टडीज़ और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। फिर बालिका समृद्धि योजना है, जो कि इंश्योर करती है एनरोलमेंट और रिटेंशन ऑफ गर्ल चाइल्ड प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ताकि बच्चों की जो है सेफ्टी बिफोर और आफ्टर वो उनकी जो है बर्थ है जो है वो इंश्योर की जा सके, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस पर है, उन्होंने प्रायोरिटाइज किए हैं 17 सब्जेक्ट्स डेलिब्रेशन करने के लिए, जिसमें की फोकस रहेगा इंडिया की प्रिपरेडनेस टू काउंटर हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? एक कन्फ्लिक्ट जिसमें नॉन काइनेटिक टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या है? बेसिकली वो कन्फ्लिक्ट मेथड्स जो कि ट्रेडिशनल मिलिट्री फोर्स या फिजिकल डिस्ट्रक्शन पर रिलाय नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि साइबर अटैक्स किए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किया, फिर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। तो आप डायरेक्ट तो नहीं लड़ रहे हो, लेकिन हाँ आप एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर में इंगेज हो रहे हो। तो इसमें नॉन मिलिट्री एक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रशिया ने जैसे साइबर अटैक्स किए यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर। इसराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट में भी जो है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर अटैक्स बहुत चल रहा है ना। तो यूएस में भी जो है वो कहा गया उस समय पर, बाद में चाहे वो एक तरह से नल एंड वॉइड जो है वो साबित हुआ, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उस समय पर 2016 में रशिया के ऊपर अक्यूज़ किया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है हम उस समय की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में उनमें उनकी जो है
डिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन्स चला रहा है उनके अगेंस्ट, ठीक है। चाइना के ऊपर भी एक्यूजिशंस लगी कि वो साइबर एस्पेनाज करते हैं यूएस के अगेंस्ट, उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पर। रीसेंट एग्जांपल हमने सबसे बेस्ट देखा लेबनान में, जिसमें पेजर ब्लास्ट किए गए लेबनान में ताकि उनके जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट किया जा सके। तो काइनेटिक वॉरफेयर में तो आप फिजिकल फोर्स का यूज़ करते हो, जो आपने कन्वेंशनल वॉर देखी है कि वेपन्स, ट्रूप्स, मिलिट्री मशीनरी यूज़ हो रही है। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में नॉन वायलेंट मीन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि एनिमी को इतना वीकन किया जा सके बिना किसी फिजिकल लड़ाई के, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस क्या है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है कि जुरिस्डिक्शन में डाला गया है। और इस कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं। 21 मेंबर्स लोकसभा से जो कि स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा से जो कि चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है मेंबर्स ऑफ कमेटी की, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो जो डिमांड्स होती हैं ग्रांट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसको देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वायलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज बाय गूगल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट रूलिंग दी गई है यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा अगेंस्ट गूगल कि उन्होंने जो है एंटी ट्रस्ट लॉज को वायलेट किया है। तो इस रूलिंग के मुताबिक गूगल को सब्सटेंशियल चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी प्ले स्टोर पॉलिसीज़ में और ओपन अप करनी पड़ेंगी अपॉर्चुनिटीज़ थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए। तो ये केस इनिशिएट किया गया था एक कंपनी द्वारा जिसका नाम है एपिक गेम्स, अगेंस्ट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो कि गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज करती हैं। तो हुआ क्या कि एपिक गेम्स ने गूगल के अगेंस्ट केस किया अगस्त 2020 में, जब एपिक ने डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन ले आए अपनी गेम को परचेज़ करने के लिए, और उन्होंने गूगल की जो मैंडेटरी इन ऐप बिलिंग सिस्टम था उसको बाईपास कर दिया। तो एपिक ने कहा कि हम गूगल को नहीं देना चाहते 15 से 30% का जो कमीशन है इन ऐप परचेज़ के लिए, हम डायरेक्टली वो जो है परचेज़ करने के लिए कस्टमर को जो है अलाउ करना चाहते हैं। तो इन रिस्पॉन्स बोथ गूगल और एप्पल ने फोर्टनाइट जो गेम थी उसको हटा दिया अपने ऐप स्टोर से। एपिक ने आर्ग्यू किया कि गूगल की जो पॉलिसीज़ है वो एंटी कम्पिटिटिव है और गूगल ने एक्सक्लूसिव डील्स की हुई हैं कुछ कंपनीज़ के साथ कि वो उन कंपनीज़ की जो है गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है प्ले स्टोर के थ्रू, ठीक है, और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो इससे जो है कॉम्पिटिशन हार्म हो रहा है, डेवलपर्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो गूगल के पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करें और उसको कमीशन पे करें, ठीक है। तो गूगल ने जो है उसमें अपील में रिप्लाई फाइल किया कि हम जो है कंज्यूमर की प्रिवेसी, सिक्योरिटी, कंपटीशन, ब्ला ब्ला, ये सब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसा कि आपको समझ ही आ रहा है। तो कंपनी ने क्लेम किया कि जो है इस इंजंक्शन से क्या हो सकता है कि जो डेवलपर्स हैं उनको अपनी ऐप्स जो हैं वो प्रमोट करने में दिक्कत हो सकती है, जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है। तो बेसिकली एक ब्रॉडर कंसर्न है कि कैसे टेक जायंट्स जो गूगल और एप्पल जैसे हैं ये ऐप डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं और रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स लगाते हैं डेवलपर्स के ऊपर, ठीक है। तो की डिफरेंसेस क्या रहे एप्पल के अगेंस्ट भी जो रूलिंग आई और जो अब गूगल के अगेंस्ट आई है। एपिक गेम्स ने दोनों के, गूगल और एप्पल दोनों के अगेंस्ट लॉ सूट्स फाइल किए थे। एप्पल के केस में तो क्या हुआ कि कोर्ट ने सिर्फ इतना रूल किया कि एप्पल जो है वो मोनोपोली नहीं रख सकता ऐप मार्केट में, फिर और ये एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ नहीं रख सकता। एप्पल को कहा गया कि डेवलपर्स को अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शंस जो है वो आप अलाउ करो, ठीक है। गूगल के केस में क्या हुआ है, जो रूलिंग आई है इसमें कहा गया कि गूगल ने एपिक गेम्स के साथ जो है वो एक्सक्लूसिव डील्स जो बाकी डेवलपर्स के साथ करके एपिक गेम्स को ग्रेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, ठीक है। और गूगल ने एंटी ट्रस्ट लॉज को वायलेट किया है और जिसकी वजह से सब्सटेंशियल रूलिंग आई है गूगल के अगेंस्ट एज़ कम्पेयर टू एप्पल। तो अब इससे क्या होगा कि गूगल और एप्पल दोनों को अपने ऐप स्टोर पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा और ग्लोबल ऐप इकॉनमी लगभग $250 बिलियन की है। तो डिसीजन की वजह से जो है ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स एमर्ज होंगे, नियर टोटल कंट्रोल जो अदरवाइज गूगल और एप्पल बनाकर बैठे थे ऐप डिस्ट्रीब्यूशन पर, वो एक ख़त्म हो जाएगा। फ्लिप साइड ये है कि जो स्मॉल डेवलपर्स जिनको सिर्फ अभी गूगल और एप्पल पर ही अपनी डिस्कवरेबिलिटी दिखानी पड़ती थी, उनको अब उतने सारे जो मल्टीपल ऐप स्टोर्स आ जाएंगे उसमें जो है अपने आप की विजिबिलिटी दिखानी पड़ेंगी ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है डिजिटल मोनोपोलीज और ऐप स्टोर डोमिनेंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्विफ्ट सिस्टम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशियन इन्वॉय जो है इंडिया में, उन्होंने कहा है कि एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहिए स्विफ्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो कि ग्लोबल पेमेंट्स में यूज़ होता है। तो स्विफ्ट सिस्टम क्या है, एक मेंबर ओन कोऑपरेटिव है जो कि सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। 1973 में जो है इसको फाउंड किया गया था 239 बैंक्स द्वारा 15 कंट्रीज़ के। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि बैंक्स यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ सिक्योरली
और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाँ ये जो है फ़ंड ट्रांसफ़र आप बिटवीन अकाउंट्स कर दो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व होता है या फिर इसके थ्रू जो है पैसा जाता है, बस ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है बैंक्स के बीच में आपस में। तो ये लार्जेस्ट और मोस्ट स्ट्रीमलाइंड मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स करने के लिए, और ये ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक यूनिक कोड दे देता है और स्टैंडर्डाइज करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है ये। ओके, याद रखना कि इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स या नहीं होते हैं, सिर्फ एफिशिएंट कम्युनिकेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर इंस्टीट्यूशंस होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है। ओके, सो अब मेंबरशिप जो है स्विफ्ट की वो अलाउ करती है कंट्रीज़ को कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सके, लेकिन अगर कोई कंट्री को आप स्विफ्ट से जब एक्सक्लूड कर देते हो तो एक तरह से उसके ऊपर आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया है कि उन कंट्रीज़ के साथ जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी में बाकी बैंक्स जो है वो एंगेज नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो सिक्योरली उस जो है प्लेटफॉर्म का जब वो नहीं यूज़ कर पाएंगे तो उनके साथ जो है जो उनकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको लेजिटिमेसी नहीं मिल पाएगी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काला अज़र। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो लगभग एलिमिनेट करने वाला है काला अज़र को एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, क्योंकि हमने 10,000 में एक केस इस लेवल पर इसको पहुंचा दिया है एज़ पर WHO पैरामीटर्स। तो काला अज़र एक सिवियर फॉर्म ऑफ लेशमैनिसिस है जो कि एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है और यह ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में एक इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइट की जो है बाइट से, और ये डिसीज़ अफेक्ट करता है सम ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल। और जो लोग जिनको HIV है या फिर कंडीशंस जिनका कि जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उनका वीक है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो जो है इससे सिक होने के जो है प्रोन रहते हैं। तो इस डिसीज़ में होता क्या है कि इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर होगा, वेट लॉस होगा, स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन और लिवर हो सकता है, अनीमिया हो जाएगा। ओके, और इवन जो है उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है 2 साल के अंदर अंदर। तो ये एक तरह से सिवियर जो एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस होती हैं उसके थ्रू उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिम्स्टेक। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है उन्होंने अपना फर्स्ट एवर मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिविल सर्वेंट्स के लिए चलाया है बिम्स्टेक नेशंस के। बिम्स्टेक क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 7 मेंबर स्टेट्स आते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के लिटोरल और एडजेसेंट एरियाज़ में है। तो 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक बनाया गया। 7 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ठीक है, जब 5 जो है वो साउथ एशिया के हैं, 2 जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं। ठीक है, मेन एम जो है वो इसका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है अमंग मेंबर्स। 14 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जो है बिम्स्टेक ने आइडेंटिफाई किए हैं। इसका परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो ढाका में है, दैट इज़ इन बांग्लादेश। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Benami law provisions declared unconstitutional. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has set aside its 2022 judgment which had declared certain provisions of the Benami transaction unconstitutional. So now this judgment will be reviewed again by a larger constitutional bench. So what are the Benami transactions? Benami literally means without a name. Basically, if you purchase, if you have an asset and you are not the legal owner, or you transfer it in the name of a fictitious owner, it is called Benami. So it can be a property of any kind. Okay, so in 1988 a law was made which declared Benami transactions as illegal, and the idea was to deter people from engaging in such transactions for dishonorable purposes. In simple words, the legal right to claim beneficial ownership in any Benami property was terminated. Okay, but the thing is that until 2016 no rules were made for this particular 1988 act, so that this law will not be executed. So as a result, it was an inoperative act until 2016 when this government made the rules, and they even made this law even more harsh to deal with the Benami properties. So this 2016 act defined the Benami transactions in a very wide manner. It also defined who is Benamidar, basically the person or the fictitious person in whose name a Benami property is transferred or held. It also widened the scope of the term property
It may be a movable or immovable, tangible or intangible, corporeal or incorporeal property, and it gave very extensive powers to the authorities to deal with this act. Okay, discovery and inspection powers, enforcing the attendance of any person, authority to produce to instruct or produce the books of accounts, receive evidence on affidavits. All these powers were given to the authorities to deal with this matter. Okay, so the act also empowered the authorities to provisionally attach properties, and if a property is declared if any property is declared benami, then it can be confiscated by the central government. The penal consequences were also huge. About 7 years of jail term was given for this, and a fine of 25% of fair market value of that property. Okay, so what happened is that these amendments, which were made by the government in 2016, were applied retrospectively from the original 1988 Act. So, in case, because the rules were not made until 2016, so people were basically immune from this, from the provisions of the 1988 Act. So, the 2016 Act said that between 1988 and 2016, any Benami property that was acquired will also come under the jurisdiction of this 2016 Amendment Act. But what happened is that Calcutta High Court ruled against this particular provision and said that you cannot have this retrospective application. So in December 2019, this judgment was made by Calcutta High Court. So central government appealed this against this judgment in Supreme Court, and in 2022, Supreme Court upheld Calcutta High Court's order, saying that Section 3, Clause 2, which made this act retrospective, is unconstitutional, and even Section 5, which gives the power to central government to confiscate any property which is part of or subject of any Benami transaction. It was also declared as unconstitutional because it gave overly broad powers to the central government. Okay, the court expressed concerns over the extensive power given to officials as well. So union government had filed a petition against the 2022 judgment, and it contended that 2022 judgment had went beyond the original question of retrospective application, and even this judgment covered even the Section 5 as unconstitutional, which basically gave powers to the central government. Okay, so Supreme Court has now allowed the review petition, and this matter will be argued afresh before a newly constituted bench. The Supreme Court bench emphasized that the constitutional challenge requires proper adjudication with an active legal dispute. So the next topic is child betrothals. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has held that child betrothals, which are used as a clever ploy to duck punishment under the Prohibition of Child Marriage Act, violate the basic rights of free choice, autonomy and childhood. So the three-judge bench highlighted the inadequacy of current anti-child marriage laws, which are unclear on the issue of child betrothals. So the court urged Parliament to explicitly outlaw these child betrothals, and it said that age-appropriate sex education, compensation scheme for girls opting out of child marriages, and a campaign to create child marriage-free villages should be there. So what are child betrothals? Basically, it's a practice where a marriage agreement is made between families involving the children before these children reach the legal age of marriage. So basically, they give a binding commitment. These families give a binding commitment that we will marry our children with each other after they attain the majority age. Okay, so basically, it is killing the freedom of those children. These families are killing the freedom of those children or freedom of choice, and this is basically a preliminary step towards a formal marriage arrangement. So engaging in child marriages is basically violating the spirit of the Prohibition of Child Marriage Act. Okay, child marriages, if we want to look at it, then 1 in 5 girls and 1 in 6 boys are still getting married before the legal age of marriage, as per the Lancet Global Health Report. All states except Manipur experienced a decline in the prevalence of girl child marriage in India. So, as per UNICEF, the total number of girls married in childhood stand at 12 million per year. So, what are the impacts of child marriage? The adverse impact of child marriage is manifested across maternal and child health. So what is legal? So how India has made legal intervention in this case, in these cases? So Prohibition of Child Marriage Act and the Protection of Children from Sexual Offences Act aim at protecting children from violating the human and other rights. Prohibition of Child Marriage Bill 2021 seeks to increase the marriage age of women from existing 18 years to 21 years. Okay, so government has also brought certain schemes like the Sukanya Samriddhi Yojana,
so as to allow the parents to invest and build funds for the future studies and marriage expenses of the girls' children. Though, so there is also Balika Samriddhi Yojana, which ensures the enrollment and retention of girl child in primary and secondary schools. There is also Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan, which aims to promote girl children's safety before and after they are born. Okay. So the next topic is non-kinetic warfare. This topic is important for your security section. So Parliamentary Standing Committee on Defence has prioritized 17 subjects for deliberation with a key focus on India's preparedness to counter hybrid warfare. So what is non-kinetic warfare? It is basically conflict methods which do not rely on traditional military force or physical destruction. Instead, it employs cyber attacks, electronic warfare, psychological operations, information manipulation, economic sanctions. So it can involve non-military actors as well. Okay, and they often target the critical infrastructure. So if we want to look at examples, then the Russia-Ukraine conflict is a good example in which Russia launched cyber attacks against Ukraine's critical infrastructure, and it disrupted the power grid, communication systems, and government websites of Ukraine. In Israel-Hamas conflict, both sides engaged in information warfare and cyber attacks. So US also accused Russia of meddling in its presidential election in 2016. Similarly, Chinese also launched the cyber attacks against US government agencies, private companies, and defense contractors. Recently, we saw how pager blasts were reported in Lebanon so as to disrupt communication systems without the use of conventional military force. So, difference between kinetic warfare and non-kinetic warfare is that kinetic warfare basically involves physical force, like the use of weapons, troops, military machinery. In non-kinetic warfare, you are not using any violent means. You are basically disabling or weakening an enemy without any physical engagement. Okay. So, what is the Standing Committee on Defence? It is constituted under Rule 331C of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, and this committee can have the Ministry of Defence under its jurisdiction. So the committee consists of 31 members. 21 are from Lok Sabha, 10 are from Rajya Sabha, and the term of office of the members of committee does not exceed 1 year. So the functions of the committee include considering the demands for grants of the Ministry of Defence. So the next topic is violation of antitrust laws by Google. This topic is important for economy section. So in a significant ruling recently, US District Court has issued an injunction against Google for violating antitrust laws. This ruling requires Google to make substantial changes to its Play Store policies, opening up opportunities for third-party apps and giving app developers the freedom to offer alternative payment methods within their apps. So this case, initiated by a company called Epic Games, highlights the growing concerns about monopolistic practices by major tech companies including Google and Apple. So this conflict started between Epic Games and Google in August 2020 when Epic started introducing a direct payment option on its popular game Fortnite, bypassing Google's mandatory in-app billing system. So by doing so, Epic aimed to avoid paying Google 15 to 30% commission on its purchases. So in response, both Google and Apple removed Fortnite from their app stores. Epic argued that Google's policies were anti-competitive and Google had made exclusive deals with other companies so as to ensure that their apps and games were distributed through Play Store only. So these agreements harmed the competition by forcing developers to use Google's payment system also. So what was the defense of Google? Google replied that they had concerns regarding the consumer privacy, security, and competition within the app ecosystem. The Google also claimed that this injunction might make it harder for developers to promote their apps and maintain a consistent user experience. So basically, this reflects how tech giants like Google control app distribution and they impose restrictive terms on developers. Okay, so what are the key differences between the Google and Apple cases? So in Apple cases, because Epic Games had filed similar lawsuits against both Google and Apple, but in Apple, the court ruled that while Apple was not a monopoly in the app market, it still imposed anti-competitive policies. So the court ordered Apple to allow developers to offer alternative payment options, and Epic Games was required to pay damages for violating Apple's developer agreement. So in contrast, the jury trial against Google provided Epic Games with the opportunity to present evidence of Google's exclusive deals with developers, and this evidence led to a unanimous jury decision that Google had violated antitrust laws, and this resulted in a more substantial ruling against Google as compared to Apple.
So what will be the impact on the app economy now? So the app economy globally values at over about $250 billion. Now Google and Apple may need to revise their app store policies. This decision could pave the way for alternative app stores emerging, and this will break the Google and Apple monopoly over app distribution. So small developers might struggle to with the app discoverability, because now they will have to engage with multiple app stores, which would make it difficult for these small developers to attract attention and consumers. So this Epic Games versus Google lawsuit could be a turning point in the ongoing debate over digital monopolies and app store dominance. So the next topic is SWIFT system. This topic is important for your economy section. So a Russian envoy in India has recently called for an alternative to SWIFT system, which is used for global payments, from which Russia was expelled after the beginning of war in Ukraine. So SWIFT system is a member-owned cooperative that provides safe and secure financial transaction for its members. It was founded in 1973 by 239 banks from 15 countries. So SWIFT is a network which banks use to communicate with each other securely, so as to give instructions for transferring funds between accounts. SWIFT is the largest and most streamlined method for international payments and settlements. SWIFT works by assigning each financial organization a unique code, and it standardizes communication protocols. So SWIFT is not a financial institution. You just remember this, that it does not any hold or transfer any assets, but only facilitates secure transaction communication. And it is headquartered in Belgium. So membership of SWIFT allows countries to easily conduct international financial transactions. So any exclusion from SWIFT is basically an economic sanction that can be used against countries whose actions are condemned by the global community. Okay. So the next topic is Kala Azar. This topic is important for your social issues. So India could be at the threshold of eliminating Kala Azar as a public health concern, because the country has managed to keep the number of cases under 1 in 10,000 as per the WHO parameters for elimination certification. So what is Kala Azar? It is known as visceral leishmaniasis, and it's a severe form of leishmaniasis caused by the protozoan parasite called Leishmania donovani. So it is transmitted to humans through the bite of an infected female sandfly. This disease affects some of the world's poorest people. So people living with HIV, or anyone having weak immune system, are more likely to get sick under the Leishmania infection. So this disease is characterized by irregular bouts of fever, substantial weight loss, swelling of the spleen and liver, and severe anemia if left untreated, which can lead to death within 2 years. So the treatment involves several antiparasitic medications which are available to treat this leishmaniasis. Okay. So the next topic is BIMSTEC. This topic is important for your international relations. So India's National Center for Good Governance has initiated its first ever mid-career training program for civil servants from the BIMSTEC nations. So BIMSTEC is a regional organization which comprises of 7 member states lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal. And this came into being in 1997 through the Bangkok Declaration. It constitutes 7 member states. 5 are from South Asia and 2 are from Southeast Asia. The main aim of the BIMSTEC was the promotion of economic cooperation, and the BIMSTEC has identified 14 areas of mutual cooperation where a member country takes the lead. So India is the lead country for basically transport and communication, tourism, environment and disaster management, and counter-terrorism and transnational crime areas. So the permanent secretariat of BIMSTEC is located in Dhaka, that is in Bangladesh. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.